13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक बेहद कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। इस कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, उनके ऊपर कंठीले तार और हर कोने पर हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन इसी नामुमकिन लगने वाली जगह पर मौजूद थे 3 ऐसे भारतीय पायलट जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार या किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने इस जेल से भागने का ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग भी करती थी। इस वॉच टावर को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। दिलीप पारुलकर अपने साहस, अनुशासन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था यह मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए यह जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 दिलीप पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वह वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ आ रही थीं। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने बिना समय गंवाए इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन किस्मत उन्हें दुश्मन की जमीन पर ले आई। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले से घायल थे। दर्द से जूझते हुए वह खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी आम लोग वहां इकट्ठा होने लगे। भीड़ दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगी और देखते ही देखते लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। चोट, थकान और मारपीट की वजह से पारुलकर वहीं बेहोश हो गए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें जान से मार देती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को हटाया और कहा, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह दिलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाए और कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था। पारुलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला। लगातार दबाव, लगातार यातना। आखिरकार भारी दबाव में आकर पारुलकर ने नक्शा बना दिया। अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद वो गुस्से में वापस लौटा। असल में पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी के कोने में खड़े रहना होगा। एक गार्ड को आदेश दिया गया, अगर यह बैठा तो गोली मार देना। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसी गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, सुबह तक बैठ जाओ, अगर कोई आएगा तो मैं इशारा कर दूंगा। इसके बाद कई रातें पारुलकर ने उसी अंधेरी कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं निकाला। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया। यही था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहाँ पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। सबने दर्द सहा था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी उस्मान हामिद ने भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह छोटी सी मदद आगे चलकर एक बड़ी कहानी बनने वाली है। 25 दिसंबर 1971 कैंप में खबर पहुंची, ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा अब जल्द ही वह घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और कह रहा था। उन्हें पता था कैदियों की अदला बदली में लंबा समय लग सकता है। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो शायद सालों लग जाएं। क्यों ना हम खुद ही रास्ता निकालें। पहली बार किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन पारुलकर हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके दिमाग में एक बीज पड़ चुका था, आजादी का बीज, और यही बीज आने वाले महीनों में एक ऐसी योजना में बदलने वाला था जो रावलपिंडी की दीवारों को हिला देने वाली थी। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी।
लेकिन इन 12 भारतीय पायलटों के लिए लड़ाई अभी भी जारी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली जल्द होगी, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए और कोई पक्की खबर सामने नहीं आई। दिलीप पारुलकर को अंदर ही अंदर यह एहसास हो रहा था कि सरकारों की बातचीत में बहुत लंबा समय लग सकता है। उनका मन इंतजार करने को तैयार नहीं था। उनके लिए आजादी का मतलब था खुद के दम पर निकलना। शुरुआत में उन्होंने एक अलग योजना बनाई। रात के समय जब टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही साथ आता था तो उसकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर बाहर निकलने का प्लान। लेकिन यह रास्ता बेहद जोखिम भरा था। जरा सी चूक और सब खत्म। काफी सोच विचार के बाद पारुलकर ने खुद ही इस प्लान को छोड़ दिया। समय बीतता गया, कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई हलचल दिखाई नहीं दी। कैंप के अंदर मायूसी बढ़ने लगी थी। तभी पारुलकर ने एक बार फिर अपने साथियों से बात की। इस बार दो लोग उनके साथ खड़े हुए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने तय किया, अगर किस्मत ने मौका दिया है तो हम उसे खोएंगे नहीं। अब शुरू हुआ असली प्लान। सबसे पहले उन्होंने कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद द्वारा दिए गए एटलस को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। रात रात भर वह नक्शे देखते, रास्ते समझते और हर संभावित रास्ते का अंदाजा लगाते। प्लान साफ था। जेल से निकलने के बाद सीधे भारत पाक बॉर्डर जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि युद्ध के बाद वहां सुरक्षा बेहद कड़ी थी। इसलिए उन्होंने तय किया, पहले अफगानिस्तान जाएंगे और वहां से किसी तरह भारत पहुंचेंगे। अब अगला कदम था सही सेल चुनना। उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो बाहरी दीवार के सबसे करीब हो, जहां गार्ड्स कम आते जाते हों। काफी दिनों तक निरीक्षण करने के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर। लेकिन उस सेल में शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहीं पर पारुलकर की समझदारी काम आई। उनका व्यवहार गार्ड्स के साथ हमेशा अच्छा रहा था। धीरे धीरे उनकी कुछ सिपाहियों से पहचान बन गई थी। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और आखिरकार पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह जी सेल नंबर 4 में शिफ्ट हो गए। उस सेल में पहले से एक और भारतीय पायलट मौजूद थे, विद्याधर शंकर चाटी। चाटी भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो इन तीनों की मदद करने को तैयार हो गए और यही मदद आगे चलकर बेहद अहम साबित होने वाली थी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। सेल की दीवार करीब 18 इंच मोटी थी। बिना किसी औजार के इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके साथ थी। उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। अब हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे छुपकर काम शुरू होता। एक आदमी दीवार कुरेदता, बाकी 3 पहरा देते। दीवार से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को चुपचाप बेड के नीचे छुपा दिया जाता। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और चाल चली। सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया। अब अंधेरे में गार्ड साफ देख नहीं पाते थे और जेल में बल्ब बदलने की प्रक्रिया काफी लंबी थी। यही चीज उनके प्लान को आगे बढ़ाने में काम आई। एक रात खतरा बेहद करीब आ गया। एक गार्ड ने बाहर से झांक कर देखा और उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 पायलट हैं, जबकि उस वक्त हरीश सिंह जी बेड के नीचे छिपे हुए थे। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड तुरंत भागा और इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाने चला गया। उसी पल हरीश सिंह जी चुपचाप बाहर निकले और जाकर लेट गए। जब उस्मान हामिद आए और चारों पायलटों को देखा तो उन्होंने गार्ड को ही डांट दिया। खतरा टल चुका था। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। दीवार की ईंटों से सीमेंट निकाला जाता, फिर ईंटों को वैसे ही वापस लगा दिया जाता ताकि बाहर से देखने पर सब सामान्य लगे। साथ ही उन्होंने भागने के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी। हर कैदी को हर महीने 57 रुपए मिलते थे। इन्हीं पैसों से तीनों ने इकट्ठा किया। ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान। उन्हें पता था जेल से बाहर निकलने के बाद जिंदगी और भी कठिन होने वाली है। दिशा जानने के लिए उन्हें चाहिए था कंपास। उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। कैसेट प्लेयर का मैग्नेट और कपड़े सिलने वाली सुई, इन दोनों से उन्होंने बना लिया एक जुगाड़ू कंपास। पारुलकर को घर से जो कपड़े मिले थे उनसे जेल के टेलर को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए गए, ताकि बाहर निकलने के बाद वो आम लोगों में घुल मिल सकें। धीरे धीरे दीवार का छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान उसमें से निकल सके, लेकिन आखिरी परत जो सिर्फ प्लास्टर की थी उसे जानबूझकर छोड़ा गया ताकि भागने वाली रात उसे आसानी से तोड़ा जा सके। और अब वो रात करीब आ चुकी थी जिसका इंतजार तीनों महीनों से कर रहे थे। 13 अगस्त 1972 की रात रावलपिंडी के POW कैंप के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थीं और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यही वो रात थी जिसका इंतजार दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी महीनों से कर रहे थे। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, अपने साथ रखा ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ से बना कंपास और थोड़े पैसे जाने से पहले उन्होंने अपने साथी विद्याधर शंकर चाटी को गले लगाया। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था।
पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर तक कोई आवाज नहीं पहुंची। कुछ ही पलों में दीवार में बना वो छेद पूरी तरह खुल चुका था। एक एक करके तीनों उस संकरे रास्ते से बाहर निकल गए। अब वो जेल के अंदर नहीं थे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने देखा दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था। तीनों ने बिना आवाज किए सीधे दीवार की तरफ दौड़ लगा दी। उन्होंने कुछ कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाई और उसे ऊपर फेंका। रस्सी कंठीले तारों के पार जाकर अटक गई। सबसे पहले दिलीप पारुलकर ऊपर चढ़े, फिर ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह जी। तीनों ने उस ऊंची दीवार को पार किया और दूसरी तरफ उतर गए। अब वो आजाद थे, लेकिन असल लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। तीनों तेजी से भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे। किस्मत एक बार फिर उनके साथ ही उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे वो पेशावर पहुंच गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा था पहचान का। अगर उनसे कलमा पढ़ने को कहा जाता या मेडिकल जांच होती तो वो तुरंत पकड़े जाते। इसलिए तीनों ने फैसला किया कि वो खुद को क्रिश्चियन बताएंगे। पेशावर से उन्होंने एक और लोकल बस ली और सुबह करीब 9:30 बजे वो लंडी कोटल पहुंच गए। उधर सुबह 11 बजे रावलपिंडी के POW कैंप में हड़कंप मच चुका था। गार्ड्स को पता चल गया था कि तीनों भारतीय पायलट भाग चुके हैं। जब गार्ड्स उनके सेल में पहुंचे और दीवार में बना वो बड़ा सा सुराख देखा तो कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये नामुमकिन काम हो गया। गार्ड्स गुस्से से तमतमा उठे। उन्हें डर था कि अगर सीनियर अफसरों को पता चला तो सजा उन्हें मिलेगी। इसी डर और गुस्से में उन्होंने सोचा कि विद्याधर शंकर चाटी को गोली मार दी जाए और सीनियर्स से कह दिया जाए कि वो भी भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीनियर अफसरों को जल्दी ही सच्चाई पता चल गई और चाटी की जान बच गई। उधर तीनों पायलटों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करना। तोरखम बॉर्डर वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रास्ता। उन्होंने अपने एटलस में देखा कि पास में एक जगह है लंडी खाना रेलवे स्टेशन। प्लान था पहले वहां पहुंचेंगे, फिर वहां से बॉर्डर पार करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नक्शा पुराना है और वो स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। तीनों एक चाय की दुकान पर पहुंचे और एक आदमी से पूछा लंडी खाना कैसे जाएं? इतना सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। एक आदमी आगे आया और सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? पारुलकर ने जवाब दिया, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं। लेकिन वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। भीड़ बढ़ने लगी और उसने कहा, तुम बंगाली हो ना, भाग रहे हो? स्थिति बिगड़ चुकी थी। तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहां भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी अफसर बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं हुआ। आखिरी कोशिश में पारुलकर ने कहा, उस्मान हामिद से बात करा दीजिए। उन्हें लगा ये बात उन्हें बचा लेगी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तहसीलदार ने तुरंत फोन मिलाया और उस्मान हामिद से बात करवाई। जैसे ही पारुलकर ने बात की, उस्मान हामिद समझ गया कि ये वही 3 पायलट हैं जो जेल से भागे थे। उसने तुरंत कहा, इनको सुरक्षित रखो, हम लोग आ रहे हैं। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे और तीनों को वापस रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। इसके बाद सभी भारतीय पायलटों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय POW रखे गए थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज हो गई और आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग तिरंगे लेकर खड़े थे। नारों की गूंज चारों तरफ फैल रही थी। सैनिकों की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गर्व। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की, जज्बे की और उस विश्वास की जो सलाखों के पीछे रहकर भी आजाद रहना जानता है। और शायद रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी याद करती होंगी कि कभी 3 भारतीय पायलट उन्हें चकमा देकर निकल गए थे।